डांस और संगीत हर कोई देखता और करना तो ज़रूर चाहता है। अगर इसी चीज़ को आप अगर व्यवसाय में तब्दील कर दे तो कितना बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम राज स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रॉयल बिजनेस को। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे संगीत और नृत्य को कैसे आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई म्यूज़िकल अकेडमी में। चलिए उनसे सर से मिलते हैं और कैसे करते हैं बिजनेस और क्या क्या चाहिए। चलिए अंदर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए सर से मिलते हैं हम और कोशिश करेंगे। पहले सर थोड़ा सा कुछ धुन आप सुना दीजिए शुरू से स्टार्टिंग में। बेहतरीन, सर ने धुन बजाकर सुनाया। और आप हमें कमेंट करके बताइए कौन से गाने का धुन है। सर से हम बात करेंगे कुछ कैसे बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं सारी चीज़ें कैसे आप कर सकते नहीं कर सकते। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए कोई म्यूज़िक एकेडमी के संयोजक है और साथ ही साथ उनका परिचय भी हम जानेंगे। तो सर थोड़ा सा परिचय दे दीजिए संक्षिप्त में। मेरा नाम विनीत कुमार हुआ। मैं सोनपुर का ही निवासी हूँ। मैं 2005 से संगीत के क्षेत्र में हूँ। 2005 से मैंने संगीत के क्षेत्र में बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग डिस्ट्रिक्ट में मैं गिटार प्ले कर चुका हूँ, सरकारी गैर सरकारी मंच पर। तो ये तो बात हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत मतलब एज अ एकेडमी आपने इसकी शुरुआत कब की और ख्याल कब आया? जैसे मैं पटना में शो करता था, शुरुआत से मैंने सीखा। छपरा में मेरे गुरुजी हैं, मणिशंकर ओझा गुरुजी हैं, मैंने उनसे गिटार सीखा। उससे पहले मैं नया गांव में एक गुरुजी हैं, बैजनाथ शाह गुरुजी हैं नया गांव में, उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो उन लोगों से मैंने ये संगीत का शिक्षा लिया। फिर मैं पटना में कार्यक्रम करने लगा, गिटार प्ले करता था सरकारी गैर सरकारी सारे मंच पे। मैं वहाँ देखा करता था कि बहुत सारा एकेडमी है संगीत का। फिर मैंने सोचा कि जब वहाँ पे एकेडमी है और हम संगीत में कर रहे हैं, तो संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए तो हम ही को करना पड़ेगा। नहीं तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हमको संगीत की दुनिया में आगे बढ़ना है, उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? उसके लिए तो हमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई स्पोर्ट्समैन तो आएगा नहीं करने। जो संगीत से जुड़े हैं तो संगीत के लिए उन्हीं को करना पड़ेगा। तो मेरे मन में ये विचार आया, तो मैंने अपना एकेडमी शुरू किया। पहले मैं धरोहर कला मंदिर, जो कि रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित है, उसमें लगभग 2 साल तक मैंने एज ए टीचर, एज ए डायरेक्टर वहाँ पे मैंने काम किया। और वो थोड़ा अंदर होने के कारण फिर मैंने सोचा कि नहीं, मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो दूर से आते हैं वो मार्केट में तो आ जाते हैं लेकिन फिर आउटसाइड एरिया में जाने से कतराते हैं। तो फिर मैंने मार्केट में शुरू किया, यानी कि यहाँ शुरू किया। 2 साल पहले मैंने यहाँ पे अपना एकेडमी शुरू किया था। देखिए, जैसे कि म्यूज़िक का जो क्षेत्र है, अक्सर देखा जाता है कि लोग शहरों में इस चीज़ को खोलते हैं एज अ बिजनेस। तो आपने इसकी शुरुआत एक छोटे से गांव में की, तो कितना चैलेंज रहा इसके लिए? चैलेंज तो बहुत था। चैलेंज इस कदर होता है कि अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं, जो कि समाज के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। अब संगीत है, आप
10 साल पहले संगीत को इतना ज़्यादा आप प्रमोशन करते हुए किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को नहीं देखे होंगे। वो अपना काम करते थे, वो अपना पैसा कमाते थे। लेकिन जब से ये रियलिटी शो टीवी पे आने लगा है, तब से घर घर में इस चीज़ का मतलब एक प्रचलन सा हो गया है कि मेरा बच्चा कलाकार बने, डांसर बने, सिंगर बने, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बने। तो जिसके कारण हर गांव में, हर शहर में ये एक प्रचलन बन गया है, हर घर घर का, और हर लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा सीखे। तो मैंने सोचा कि जो बच्चे छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे गाँव से हैं, वो तो पटना जाके नहीं सीख पाएंगे, वो बड़े शहरों में जाके नहीं सीख पाएंगे। हो सकता है कोई एफर्ट कर ले किसी का गार्जियन, तो वो बच्चा उनका जाकर सीख लेगा। लेकिन जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो उनका बच्चा क्या करेगा? फिर उनकी तो हसरतें मन में रह जाएंगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम उन तक ही ये सुविधा ले जाएं कि उन्हें आसानी हो कि वो आए सेंटर पे और सीखें, उनको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने सोनपुर में इसको शुरुआत की। इसीलिए इसको शुरुआत की। तो चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब इसकी शुरुआत आपने की तो कितनी लागत लगी? क्योंकि ये भी एक माना जाता है कि कॉस्टली एक बिज़नेस है। लागत का तो मतलब ये है कि आप जितना से शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैक्सिमम से भी, मिनिमम से भी। मैंने एक कमरा किराए पे लिया, ठीक है, रेंट देता हूँ, बिजली बिल देता हूँ। फिर आप ये मिरर वगैरह का काम देख सकते हैं, मिरर का काम हुआ है, इसमें लगभग 30-35 हज़ार रुपया इन्वेस्ट हुआ मिरर में। फिर डेकोरेशन का है, लगभग 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हुआ। मान के चले ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके अंदर आप क्या क्या जोड़ते हैं? जैसे हम क्लास चलाते हैं, सुबह में चलता है मेरा 6 से लेकर 10 बजे तक फिटनेस सेंटर चलता है, ठीक ना, सिर्फ लेडीज़ लोग के लिए, क्योंकि जिम में जेंट्स जाते हैं, उनके लिए जिम ही बेहतर है। और तो हम लोग लेडीज़ लोगों का एरोबिक्स, कार्डियो, ये सब हम लोग करवाते हैं सुबह से 6 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो वो एक एक्सरसाइज का एक प्लेटफॉर्म हो गया। दूसरा, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट का, सिंगिंग का क्लास लेते हैं, और लगभग 2 से 3 बजे तक वो सब फिनिश हो जाता है सिंगिंग का क्लास। उसके बाद फिर डांस का शुरू होता है। उस बीच छोटे बच्चे भी आते हैं, उसके बाद सीनियर बच्चे भी आते हैं, वो लोग अपना आके डांस क्लास करते हैं। तो इसमें आप फिटनेस के हिसाब से फिटनेस सेंटर भी चला सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। तो ये सब तो बातें हो गई, लेकिन जब ये बिज़नेस को आप शुरुआत करते हैं तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं इंस्ट्रूमेंट में? इंस्ट्रूमेंट में मतलब जो बेसिक है सिंगिंग के लिए, खास करके सिंगिंग के लिए, आपके पास एक हारमोनियम होना चाहिए, तबला होना चाहिए, नाल होना चाहिए, जो कि कम मतलब खर्च पे ये सब मार्केट से आपको मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। गिटार भी आपको मिनिमम मिल जाएगा जो बच्चे को आप सिखलाते हैं। कॉस्टली आपको ऑक्टोपैड पड़ता है, सिंथेसाइजर पड़ता है। तो शुरुआत में सिखाने के लिए आप हारमोनियम, तबला, ढोलक और गिटार लेके आप बच्चों को सिखला सकते हैं। ये आपको कम से कम आपके इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। देखिए, डांस सिंगिंग तो हो गई, लेकिन जब लोग सीखते हैं, प्रशिक्षण ले लिए, तो बहुत ज़रूरी होता है कि सर्टिफिकेट, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक कैसे मतलब कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा। तो प्रमाण के लिए आप क्या करते हैं और कहाँ से उसको करते हैं? जैसे सर्टिफिकेट के लिए हम लोग प्रयाग संगीत समिति जो इलाहाबाद से है, तो कहीं पे भी आप सरकारी या गैर सरकारी संस्था में आप जॉब के लिए जाते हैं, खास करके संगीत से, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो हम लोग प्रयाग संगीत समिति से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। और चंडीगढ़ में भी है, कला केंद्र है चंडीगढ़ में, वहाँ से भी हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। ये एकेडमी जब खोलते हैं तो उसके लिए कुछ मंजूरी वगैरह लेने पड़ते हैं क्या, जो सरकारी ऑथराइज होते हैं या आसपास के शहरों में? आप इसको किसी ट्रस्ट के अंडर में चला सकते हैं या फिर किसी एनजीओ के अंडर में चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा प्रियंका सागर जन कल्याण सेवा संस्थान के अंदर में ये भी चल रहा है। और ये अब मतलब जो नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं, मतलब मैं यहाँ से इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, एक नीलकमल कॉम्प्लेक्स खुला है सोनपुर में, मैं वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब वो ग्रेवेटिव वेलफेयर फाउंडेशन के अंडर में चलेगा। ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो नए व्यवसाय अगर आते हैं, इसको व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कितना अपॉर्चुनिटी है और कितना इसमें रिस्क है या कितना बेनिफिट्स है? देखिए, रिस्क क्या है, अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो सारा बिजनेस रिस्क पे ही चल रहा है। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी बच्चा या स्टूडेंट कोई अगर चाहता है
कि हम संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ें या फिर इससे अच्छा खासा अर्न कर सकें, एज अ ट्यूटर बन के या फिर एज अ प्लेयर, एज अ आर्टिस्ट बन के, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, उनके लिए हमेशा मौका रहा है। जब मैंने भी शुरुआत किया था तो मुझे भी लगा था कि क्या क्या कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर अपना। लेकिन यकीन मानिए कि आज मैं अपने पूरे फैमिली को मेंटेन इन्हीं खर्चों से करता हूँ, इन्हीं के इनकम से करता हूँ। यानी कि बेहतरीन ये जॉब है, साथ ही साथ अगर इसे लेते हैं अगर आप बिजनेस के तौर तरीके से तो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और इंस्टीट्यूट अगर आप खोलते हैं तो उसमें स्टूडेंट को कैसे लाया जाए, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं आप? प्रचार प्रसार के लिए जो सबसे अहम चीज़ होता है वो आपका सर्कल होता है। आपके कितने सर्किल हैं, कैसा सर्किल है, सब लोगों को बताइए कि हाँ हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस नहीं, मतलब ये सेवा भाव होता है, तो आप ये कर रहे हैं। लोगों को मालूम चलता है कि यहाँ पे डांस क्लास खुला है, तो ये एक एट्रैक्शन का चीज़ है। लोग जानना चाहते हैं कि हाँ फिर डांस कहाँ सिखाया जा रहा है, क्योंकि हसरत सबके मन में होता है। किसी को नहीं मिल पाता तो फिर वो अरे नहीं कर पाए यार, बहुत मन था। लेकिन अगर किसी को सामने मिलता है तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ मालूम चलता है कि वहाँ पे खुला हुआ है, या फिर आपका बोर्ड बैनर देखते हैं कहीं कहीं पे तो आपके पास आते हैं। दूसरा है कि आप हैंडबिल्स आप पेपर में आप डलवा सकते हैं, पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद आप प्रचार गाड़ी भी घुमा सकते हैं, जैसा कि अक्सर मैं करता हूँ। और भीड़ भाड़ वाले जगह पे हैंडबिल्स का वितरण मैं करवाता हूँ, जिससे कि लोग के मतलब दिमाग में ये बात बैठे कि वहाँ पे डांस क्लास चलता है और हाँ जाए। तो ये तो सारी चीज़ें सर ने बताई कैसे आप कर सकते हैं। तो विनीत सर से हम आग्रह करेंगे कि सर थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में एक संदेश के रूप में कुछ दर्शकों को हमारे, जैसे अगर आपको संगीत में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अच्छे से प्रशिक्षित हों, आप अच्छे से प्रशिक्षण लें। अगर आप अच्छा प्रशिक्षण अच्छे गुरुजी द्वारा लेते हैं, उसके बाद आप स्ट्रगल करके इसमें अपना पहचान बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर का। तो सर ने जो बताया वो सारी चीज़ें आपने सुनी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये संस्कृति और आप हमारे पौराणिक जो भी है इतिहास से भी जोड़ता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो में अगर नए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।